और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पढ़ने से पहले आप लोग एक आध क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आप लोग को बताए थे, इतिहास की परिभाषा बताए थे आप लोगों को, इतिहास क्या है। जब शुरू में पढ़ा रहे थे इतिहास के बारे में बताए थे, इतिहास शब्द कहाँ से आया, इसके पिता कौन थे, कहाँ से आया, हेरोडोटस है। अच्छा, हेरोडोटस को ही क्यों बोलते हैं इतिहास का पिता? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अच्छा, चर्चा की है इसका मतलब स्पार्टा और एथेंस के बीच। चलिए थोड़ा सा हम शांत रहिए, थोड़ा सा हम इतिहास पे चर्चा करते हैं, और इतिहास पे चर्चा करने के बाद फिर चलेंगे हम आपको प्राचीन भारत में। शांत रहिएगा, थोड़ा समय नहीं है, समझ गए। इतिहास, शांत रहिएगा। इतिहास शब्द जो देखिएगा, सबसे पहले इतिहास शब्द को ही समझिए। इतिहास 3 शब्दों के मिलने से बना है, इति प्लस ह प्लस आस। 3 शब्द हैं, और 3 शब्द में सबसे पहला शब्द है इति, दूसरा है ह, तीसरा है आस। इन तीनों शब्दों के मिलने से बना है इतिहास। और इसका शाब्दिक अर्थ की बात कीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। मतलब इतिहास में हम उन सारे चीजों को पढ़ेंगे जो घटना कभी न कभी निश्चित रूप से हुआ है। मनगढ़ंत नहीं पढ़ेंगे हम, और किसी का सुना हुआ अनुश्रुति भी हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब वैसा घटना जो कभी न कभी घटित हुआ है, उसी सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। परिभाषा मतलब आप हिंदी पढ़ते जानते होंगे, परि मतलब होता है दूसरे भाषा, मतलब दूसरों की भाषा। सिंपल सी बात है, परिभाषा का मतलब होता है दूसरों की भाषा। मतलब इतिहास के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपका जो भी भाषा है। कोई बोलेगा कि वैसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इतिहास। ये भी सही है। और कोई आदमी कोई और बोलेगा इति जोड़ हास मना इतिहास। बोलते थे बचपन में, नहीं बोलते थे, बचपन में बोलते थे। और हम अब जब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा बोलते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा ये होता है कि अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद या घटना को इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद या घटना को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मतलब अतीत माना होता है प्राचीन, अतीत माना क्या होता है, प्राचीन, और प्राचीन माना सर्व प्राचीन। जितना आप पीछे जा सकते हैं, जितना पीछे मतलब जितना पहले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कहां जाइएगा, मानव का इतिहास पढ़िएगा। और मानव का इतिहास पढ़िएगा तो मानव की उत्पत्ति तक जाइएगा, तो इससे भी पीछे जा सकते हैं। उससे भी पीछे जाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी की उत्पत्ति तक जाइएगा। इसके बाद तो आप कहीं जा सकते नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पहले आप जा सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक, इसके बाद आप पीछे जा सकते नहीं है। तो मतलब समझ लीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके आज तक वर्तमान समय तक के बीच चलने वाले निरंतर संवाद को, क्रमवार तरीके से जो संवाद चल रहा है या घटना चल रहा है, क्रमवार तरीके से सीरियल वाइज। मतलब 1576 का घटना है तो अगला 1577, अगला 1578, क्रमवार तरीके से। ऐसा नहीं कि 600 ईस्वी से डायरेक्ट 1200 ईस्वी में आ गए, नहीं। वैसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाले निरंतर संवाद को क्रमवार तरीके से पढ़ेंगे, निरंतर पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। और इस इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस एक व्यक्ति थे यूनान के, एक व्यक्ति थे, कौन, हेरोडोटस यूनान व्यक्ति थे, हेरोडोटस व्यक्ति थे, और रहने वाले कहां के थे, यूनान के। यूनान देश का एक और नाम मिलता है जिसका नाम है एथेंस। यूनान की राजधानी की बात कीजिएगा एथेंस, इसका एक और नाम मिलता है जिसका क्या नाम है, ग्रीस। ग्रीस बोले या यूनान बोले या एथेंस बोले, ये तीनों का तीनों एक ही बात है। जैसे हमारे भारत देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यावर्त है, ये सब है, जम्बूद्वीप है, बहुत सारा नाम है।
इशारा का सारा वैसे यूनान देश का अनेक नाम नहीं हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। यूनान देश का नाम है एथेंस, यूनान देश का नाम ग्रीस। मोटे तौर पे ग्रीस और यूनान देश का नाम है, और इसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस। इसकी राजधानी कहाँ है? एथेंस। तो आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? एथेंस ही बोलते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम यूज क्या कर लेते हैं? देश के नाम में एथेंस कर लेते हैं। तो यही के रहने वाले थे ये व्यक्ति, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। उस पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। और इसे इतिहास की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। इतिहास की सबसे पहली पुस्तक, इतिहास की सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है किसको? हिस्टोरिका को। और ऐसा माना जाता है कि इतिहास की सबसे पहली पुस्तक लिखी किसने थी? हेरोडोटस ने। इसी वजह से हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। आपसे पूछेगा इतिहास की सबसे पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखा किसने? हेरोडोटस ने। और रहने वाले कहाँ के थे? यूनान के। तो अब इस पुस्तक में इन्होंने कुछ न कुछ तो चर्चा किया होगा, कोई न कोई ऐसा इस विश्व में घटना घटित हुआ होगा जिसका इन्होंने क्या किया होगा? चर्चा किया होगा। एक देश है यूनान, यूनान में ही एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है पेलोपोनेशियन का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम है? पेलोपोनेशियन का युद्ध। और पेलोपोनेशियन का युद्ध, पेलोपोनेशियन का युद्ध हुआ था यूनान देश में। और ये युद्ध जो हुआ था टोटल 28 वर्षों तक चला था। ये टोटल 28 वर्षों तक 431 बीसी से लेके 404 बीसी तक ये युद्ध चला था यूनान में। और ये युद्ध जो था लोकतंत्र को लेकर था। किस चीज को लेकर था? लोकतंत्र। क्या हुआ इसके पीछे का कहानी है? वर्ल्ड मैप है क्या इसके पीछे का? कितने राज्य थे? 2 राज्य था, और दोनों राज्यों में चल रहा था क्या? राजतंत्रात्मक। कौन सा शासन चल रहा था? राजतंत्रात्मक। अब राजतंत्रात्मक समझते हैं कि नहीं? राजा का शासन। देखिए यही देश है यूनान, इतना सा का जो देश है यही देश है यूनान आपका। और यूनान देश में इस नीचे वाले का नाम था स्पार्टा, एक राज्य का नाम था स्पार्टा, और एक राज्य ऊपर वाले का नाम था एथेंस। एक का नाम एथेंस और एक का नाम स्पार्टा। नीचे वाला हो गया स्पार्टा, ऊपर वाला एथेंस। क्या हुआ? 431-32 बीसी में इस एथेंस में लोकतंत्र स्थापित हो गया। झगड़े की वजह बता रहे हैं, फिर झगड़ा हुआ कैसे? एथेंस में हो गया लोकतंत्र स्थापित। और जैसे ही एथेंस में लोकतंत्र स्थापित हुआ ना, एथेंस की जनता क्या रहने लगी? खुश रहने लगी। एथेंस की जनता को जो जरूरत का चीज होता था, जैसे आज हम लोगों को क्या है? लोकतंत्र है हमारे देश में। आज सरकार ने एक चीज चेंज किया, क्या कि आप लोगों को अदर स्टेट वाले को भी दे दिया क्या कि आप इस चीज को फॉर्म भर सकते हैं। हमारे राज्य के लोगों का अधिकार क्या होगा? कम हो गया, छीन गया। तो आज कल हम लोग क्या करेंगे? जाके आंदोलन करेंगे पटना में डाक बंगला पे। ये आपको अधिकार मिला है हमारे संविधान के अनुसार। अगर ये आपको अधिकार मिला है, ये चीज हमारे संविधान के अनुसार, ये अधिकार के तहत आप सरकार का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। लेकिन राजशाही में ऐसा होता नहीं है। राजशाही में ऐसा कोई भी प्रावधान है ही नहीं विरोध का। आप ज्यादा कीजिएगा गोली मारवा देगा, मार देगा, बोलेगा हटिए, चलिए अब आप हटिए। तो यही है आपका स्पार्टा, और ये है आपका एथेंस। इस एथेंस में क्या स्थापित हो गया? लोकतंत्र। और जैसे ही लोकतंत्र स्थापित हुआ ना, यहाँ की जनता क्या रहने लगी? खुशहाल रहने लगी। इधर रोड विकास, यानी एथेंस में डेवलपमेंट का कार्य क्या होने लगा? जोरों शोरों से होने लगा। तो बगल वाला जनता स्पार्टा वाला देखा, अरे भैया उसका तो पूरा का पूरा देश क्या हो रहा है? डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, मेरे इधर काहे नहीं हो रहा है? तो पता किया तो पता चला कि उधर लोकतंत्र स्थापित हो गया, इस वजह से तुम्हारे इधर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपके घर के बगल वाला डीएम बन जाए ना, तो आपका भी सपना होगा हम क्या बने? डीएम भी बने। अगर बगल वाला आर्मी बने तो आपका भी सपना होगा, मैक्सिमम चांस है आप वही बनिएगा। बगल वाले का असर करता है। स्पार्टा वाला जनता भी सोचने लगा, अब हमको क्या चाहिए भैया जी? आजादी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। इसी वजह से स्पार्टा के जितने जनता थे ना, सब कोई क्या किया? ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के जाके राजा के पास पहुंचा, बोला राजा जी ऐसे ऐसे बात है, आप हमको क्या कीजिए? लोकतंत्र स्थापित कर दीजिए। बोला ये कैसे हो गया? कहां से सीखा पढ़ा रे? तो भगाया,
सबको मार पीट के, कौन राजा चाहेगा कि मेरा राजपाट खत्म हो जाएगा, सबको मार पीट के क्या किया, भगा दिया। और सब जनता ने जाके गुट बनाया, जाके क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जैसे ही विद्रोह किया ना पूरे के पूरे देश में, स्पार्टा में, तो विद्रोह को दबाने के लिए स्पार्टा के राजा ने क्या किया, अपने सेना को भेजा और बोला जासूस को कि जाओ, जासूस समझते हैं ना, हाँ जासूस, स्पाई, जासूस को भेजा कि जाओ जाके पता करो ये आखिर मामला, ये समस्या आया क्यों। तो पता किया, बोला बगले में लोकतंत्र स्थापित हुआ, इसी वजह से उसी का देखा है यहाँ कर रहा है, उधर हुआ है। तो स्पार्टा के राजा ने जाके मिला किससे, एथेंस के राजा से, बोला देखिए आपके वजह से मेरे देश में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके वजह से किसके देश में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे देश में प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी लोकतंत्र समाप्त कर दीजिए। बात वही हो गया, जानते हैं मनवरी वाला, जैसे आपके घर के बगल में किसी का नौकरी लगा, आपके पापा जाके उसको बोल रहे बेटा बोल रिजाइन मार के मेरे बेटा के साथ में घूमे, तुम काहे नौकरी लिया, मेरा बेटा भी बाहर जाने के लिए क्या कर रहा है, पैसा मांग रहा है बाहर पढ़ने के लिए। बात वही ना हुआ, एथेंस पहुंच गया, अच्छा चीज था, एथेंस के पास पहुंच गया क्या, स्पार्टा, और बोला लोकतंत्र तुम क्या करो, अपने यहाँ से समाप्त करो, मेरे यहाँ लोकतंत्र नहीं रहने दोगे, तुम अपने यहाँ भी खत्म करो, मेरे यहाँ तो नहीं है। एथेंस वाला बोला तुम कुछ कर लो, लोकतंत्र अच्छी चीज है, हम नहीं करेंगे खत्म। बोला ठीक है, नहीं करोगे, बोला नहीं। इसी वजह से स्पार्टा ने क्या किया, एथेंस के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया, और युद्ध का घोषणा कर दिया। यही जो युद्ध हुआ, यही युद्ध क्या कहलाया, दोनों के बीच पेलोपोनेशियन का युद्ध। और टोटल कितने वर्षों तक युद्ध चला, 28 वर्षों तक। तभी तो उस समय में उतना टेक्नोलॉजी तो नहीं था, आप जानते हैं रूस यूक्रेन का वार जो हो रहा है कितना 1-1.5-2 साल से हो रहा है, अभी तक कोई नतीजा निकला है, कोई नतीजा नहीं निकला है। इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद, उस समय में तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था, तलवार से लोग आमने सामने लड़ता था, तीर से लड़ता था, उस समय में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था। तो 28 साल युद्ध जाना कोई बड़ा बात है नहीं। इसी वजह से 28 साल तक युद्ध चला, और इस युद्ध में जीत गया कौन जानते हैं, स्पार्टा। स्पार्टा जीता भी इस वजह से काहे कि इसके पास नौसेना था, इसके पास क्या था, नौसेना था। काहे देखिए समुद्र के आसपास है कौन, स्पार्टा। इसी वजह से नौसेना के मजबूत होने के कारण क्या किया, इस चारों के चारों बगल से जितना भी व्यापार होता था एथेंस का सारा व्यापार क्या कर दिया, इस स्पार्टा वाले ने ठप कर दिया। एक भी अनाज उनाज सब चीज का जहाज शिप सब जाने ही नहीं दिया, तो वहां का लोग भूखे मरने लगा। सिंपल सी बात है, एथेंस के राजा को मजबूरन आके अपने यहाँ से भी लोकतंत्र क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। और यही युद्ध का चर्चा किया है कौन, यही युद्ध का आपका चर्चा किया है हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक किसमें, हिस्टोरिका में। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक किसमें, हिस्टोरिका में यही युद्ध का चर्चा किया है। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इतिहास, समझ में आया ना आया। चलिए इतिहास को मोटे तौर पे जो है पढ़ने के दृष्टिकोण से मोटे तौर पे इतिहास को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। एक बांटते हैं प्राचीन भारत, एक बांटते हैं मध्यकालीन भारत। क्या बांटते हैं, मध्यकालीन भारत। ये सब जानते होंगे, क्या नहीं जानते हैं आगे बताएंगे। आधुनिक भारत, अगला कौन सा है, आधुनिक भारत। इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से सुविधाजनक बनाने के लिए उसको सेक्शन में बांटे। कितने सेक्शन में बांटे, 3 सेक्शन में, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में। कुछ चीजें वैसी होती है आप जानते हैं ना, फिर भी पढ़ाना मजबूरी हो जाता है टीचर का, समझ गए। जैसे अगर हम आपको जान रहे हैं, अगर हम आपसे पूछ दें कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना नाम बोलिएगा, लेकिन हम आपका नाम जानते हैं फिर भी आप नाम बोलिएगा कि नहीं। आपके पापा के नाम नहीं जानते थे, आपके घर वालों का नाम नहीं जानते थे, हमको जानना था वो, लेकिन आपसे हम पूछे इंट्रोडक्शन, तो आप अपना नाम पहले बोले ना, जानने के बावजूद। वही बात है, आप जानते हम जानते हैं सब, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिर से पढ़ाना पड़ता ही, इसको लेके बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो उसी प्रकार से है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और शुरुआत से लेके प्राचीन भारत में जो हम अध्ययन करेंगे, शुरुआत से लेके 712 ईस्वी तक, ईस्वी 712 ईस्वी या 1206 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ेंगे।
इसके बीच में अंतर क्या है पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। शुरुआत से लेके 712 ईस्वी या 1206 ईस्वी तक का जो अध्ययन करेंगे हम, किसमें अध्ययन करेंगे? प्राचीन भारत में। और 1206 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से लेके कब तक? 1707 ईस्वी तक का जो अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत में करेंगे। और 1707 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक, और 1707 से इधर 57 तक भी अध्ययन हम मध्यकालीन भारत में कर लेते हैं। और इधर 1757 से लेके 1947 तक। चीजों को समझिएगा अब क्या है। 712 ईस्वी तक अध्ययन कीजिएगा तो प्राचीन भारत में इसको हिंदू का काल कहा जाता है, हिंदुओं का काल कहा जाता है। अगर धर्म के आधार पे बांट दें हमारे भारत के इतिहास को तो प्राचीन भारत को हिंदुओं का काल माना जाता है। और हिंदुओं के बाद हमारे भारत में आए कौन? मुस्लिम, इस्लाम। मुस्लिम आए, इस्लाम। और इस्लाम ने हमारे भारत में 1206 ईस्वी से लेके 1857 तक किया है शासन, 1857 तक। लेकिन मोटे तौर पे प्रत्यक्ष पूरा प्रभुत्व शासन किया है कब तक? मात्र 1717 तक, 1707 तक, जब तक औरंगजेब जिंदा था। जैसे ही औरंगजेब मरा ना, मरने के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य क्या हो गया? हमारे भारत पे बढ़ने लगा। और अंग्रेजों का आधिपत्य बढ़ते बढ़ते 1757 आते आते अंग्रेज पूरा का पूरा अधिकार कर लिया। किस पे? लगभग पूरे के पूरे लगभग भारत पे। तो 1757 से हमारे भारत पे अंग्रेजों ने आधिपत्य किया है। तो इसको कहते हैं हम अंग्रेजों का शासन। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजों का शासन। तो धर्म के आधार पे हिंदुओं का शासनकाल प्राचीन भारत, इस्लाम का शासन मध्यकालीन भारत, और अंग्रेजों का शासन आधुनिक भारत मोटे तौर पे पढ़ते हैं। और इस प्राचीन भारत में 712 ईस्वी में सबसे पहली बार हमारे भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी एक था जिसका नाम था मीर कासिम। इसका क्या नाम था? मीर कासिम ने क्या किया था? हमारे भारत पे सबसे पहली बार आक्रमण किया था। और आक्रमण करके थोड़ा सा क्षेत्र जीता था। लेकिन 1206 आते आते मुस्लिमों ने हमारे भारत में अपना सत्ता स्थापित कर दिया, इस्लाम सत्ता, जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आप सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी, सुनेंगे? नहीं सुने अलाउद्दीन खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, जितना भी नाम सुने हैं, इस सारा का सारा सब किसमें आता है? इस्लाम जगत में। अकबर, बाबर, सारा का सारा पढ़ेंगे किसमें? मध्यकालीन भारत में। और ये सारा का सारा प्राचीन भारत जो पढ़ेंगे शुरुआत से 1206 तक प्राचीन भारत में, या 712 से भी प्रारंभ कर देते हैं मध्यकालीन भारत। तो प्रारंभ हम करेंगे कौन सा? प्राचीन भारत। तो एक व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने कहा कि भैया जी हम इतिहास को ऐसे नहीं बांटेंगे, अच्छा नहीं लगता हमको देखने में, प्राचीन भारत ज्यादा तामझाम है, हम ऐसे बांटेंगे नहीं। बोला हम बांटेंगे अपने अनुसार। पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था, कोई भी थीसिस देगा तो उसका थीसिस मान्य होगा ही अगर वो सही वैलिड देता है तो। बोला हम ऐसे चलेंगे नहीं, बोला हम इतिहास को किसी अलग प्रकार से और बांटेंगे। ऐसा बोला किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहा। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कहा हम इतिहास को ना लिखने की कला के आधार पे बांटते हैं। किस कला पे बांटते हैं? लिखने की कला के आधार पे बांटते हैं। बोला बांटिए। बोला सबसे पहले बांट देते हैं। बोला सबसे पहला काल हम मानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। क्या मानेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। बोला सबसे पहला काल मानेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा बोला आद ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा? आद ऐतिहासिक काल। उन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा? लेखन कला के आधार पे 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा बोला ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। इतिहास को लेखन कला के आधार पे, लिखने की कला के आधार पे इतिहास को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कितने भागों में वर्गीकृत किया? 3 भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बोला प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहिएगा? बोला कि जिस काल के मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ना, जिस काल के मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और कुछ लिखित साक्ष्य हमको मिला भी नहीं है, उस काल के मानव को हम क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। बोला जिस काल के मानव पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे और कोई लिखित साक्ष्य मिला भी नहीं है, उस काल को हम कौन सा काल बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर बोला आद ऐतिहासिक किसको बोलिएगा?
तो बोला इसमें जो अध्ययन करेंगे ना हम शुरुआत से लेके प्राग ऐतिहासिक काल में हम अध्ययन करेंगे शुरुआत से लेके 2500 बीसी तक के काल को। शुरुआत से लेके 2500 बीसी तक के काल का अध्ययन किसमें करेंगे हम? प्राग ऐतिहासिक काल में करेंगे। बोला दूसरा आदि ऐतिहासिक काल है। बोला आदि ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? बोला जिस समय के मानव पढ़ना लिखना जानते थे और हमको लिखित साक्ष्य मिला भी है। खुदाई की है धरती के अंदर तो लिखित साक्ष्य मिला भी है, लेकिन वर्तमान समय का मानव उस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ पाया नहीं है। जैसे देखिए अभी तुरंत पता चला आपको क्या लिखे हैं? हम लिखना पढ़ना जानते हैं क्या? हम लिखना पढ़ना जानते हैं? अरे अभी जो हम ऐसे से कलम चलाए तो हम लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं? आप पढ़ पाए? तो उस काल को तो हम किस काल के मानव हुए? आदि ऐतिहासिक काल के। जिस काल का मानव पढ़ना लिखना जानता था और लिखित साक्ष्य आपको मिला भी। आप देखिए लिखा इसने नहीं दिखा? हम लिखे तभी नहीं दिखा आपको? दिखा तो आपको साक्ष्य मिला ना, प्रूफ है ना कि हाँ लिखा, पढ़ना लिखना जानता है। लेकिन क्या लिखा ही पता है आपको? नहीं। तो जिस काल के मानव पढ़ना लिखना जानते थे और लिखित साक्ष्य मिला भी है, लेकिन वर्तमान समय का मानव उस लिखित साक्ष्य को पढ़ अभी तक नहीं पाया, अभी तक नहीं पढ़ पाया क्या लिखा है। उस काल को हम क्या बोलेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। और आदि ऐतिहासिक काल 2500 बीसी से लेके मोटे तौर पे 600 बीसी तक अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? 2500 बीसी से लेके 600 बीसी तक के काल का अध्ययन किसमें करते हैं? आदि ऐतिहासिक काल में। और फिर ऐतिहासिक काल आइए, बस कुछ नहीं, जिस काल के मानव पढ़ना लिखना जानते थे, जिस काल के मानव पढ़ना लिखना जानते थे और लिखित साक्ष्य मिला भी है और वर्तमान समय का मानव पढ़ भी लिया है उस चीज को। जैसे हम ये लिखे, आप पढ़ भी लिए, समझ भी लिए। जैसे राजा अशोक के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, महाजनपद के बारे में, इस सब चीज के बारे में उनको एकदम ज्यादा डिटेल्स में जानकारी है। काहे कि बहुत सारा ग्रंथ लिखा गया है। उस चीज को हम क्या करते हैं? आज पढ़ पाते हैं। अगर उसको पढ़ पाते हैं तो कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। और 600 बीसी से लेके आप अध्ययन कर लीजिए। कब तक? आजादी तक। 1947 तक अध्ययन कीजिएगा। आप अभी तक अध्ययन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन आप आजादी तक कर सकते हैं, 1947 के आजादी तक। तो ऐतिहासिक काल के अध्ययन कब तक? 600 बीसी से लेके 1947 तक। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा? 2500 बीसी से 600 बीसी। प्राग ऐतिहासिक काल शुरुआत से लेके 2500, शुरुआत से लेके 2500 बीसी तक का अध्ययन का कहिएगा ना। प्राग ऐतिहासिक काल में हम अध्ययन करते हैं किसका? सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल का। एक चीज जानते हैं, आपको लगेगा बोर, चाहते हैं ना अच्छा सा महात्मा बुद्ध का कहानी लाते, पहले दिन स्टार्ट करते हैं, समझ गए? 20 से डायरेक्ट एगो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा सबको पढ़ने में। लेकिन वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलते हैं करना है सिलेबस, समझ गए? करने का रहेगा ना। पॉलिटिए में भारी लग रहा होगा ना। सबसे डिफिकल्ट है राजनीति। आप लोग समझ पाते हैं नहीं? आप लोग राजनीति समझ पाते हैं नहीं? पॉलिटी समझ गए? और वहां दिक्कत हो जाता है, समझ गए? तो समझ अगर नहीं पाते हैं तो एक चीज बताइए, सब सब्जेक्ट एक के जैसा है? आप सब चीज में एक के जैसा हैं? सब सब्जेक्ट आपका, सब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट एक के जैसा आएगा? चावल दाल खाइएगा, रोटी सब्जी खाइएगा तो कैसा स्वाद लगेगा? नहीं, सब सब्जेक्ट का अपना फंक्शन है। उसमें कहानी है, इन्हें पॉलिटी में कहानी सुनाए, इसमें कहानी है, सुनाए, बड़ा अच्छा लगा इस सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में कहानी नहीं है उस सब्जेक्ट के पढ़ेगा? आप ही कौन पढ़ना है? सब चीज आप ही को डालना है। आप सोचते हैं हर सब्जेक्ट में वैसा इंटरेस्ट जगे जैसा सब सब्जेक्ट में हो, ऐसा होता नहीं। सब सब्जेक्ट आप ही का उंगली पांचों बराबर है, कहीं छोटा बड़ा है जी, बराबर कीजिए, समझ गए? तो मतलब कहना ये चाह रहे, सब सब्जेक्ट का अपना क्राइटेरिया है। उसमें आपको कहानी नहीं मिलेगा तो हम आपको कहानी बना के पढ़ा भी नहीं पाएंगे। इसमें कहानी है, बना दिए, समझ गए? तो जहां कहानी मिलेगा वही ना। तो पाषाण काल सुनिए,
पाषाण काल का अध्ययन हम किस में करेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में। और पाषाण माने सीधा का सीधा होता है पत्थर, पत्थर का काल बोलते हैं। इस समय में मानव सबसे ज्यादा अगर कोई धातु का प्रयोग करता था, किसका करता था? पत्थर का। धातु हम बोल दिए गलत, किसी वस्तु का अगर प्रयोग करता था तो क्या था वस्तु? वो पत्थर। और इस आदि ऐतिहासिक काल के अध्ययन बीच में हम अध्ययन करेंगे कौन सा? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता क्या है सब समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का जो अध्ययन करेंगे हम किसमें करेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। तो बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत रखा जाता है? किस काल के अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक। वैदिक सभ्यता किस काल के अंतर्गत? आदि ऐतिहासिक काल का। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक, लेकिन अंतिम वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल। इसमें थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे बाद में। अभी चलिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद का काल आता है। महाजनपद का काल, महाजनपद का काल, महाजनपद का काल बोले तो महात्मा बुद्ध से संबंधित, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस सारा का सारा अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो लीजिए मौर्य वंश, गुप्त वंश, समझ गए? इस सारा का सारा अध्ययन करेंगे किसमें? हम ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन? पाषाण काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन? हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत महाजनपद काल के बाद का समय जो भी है, आजादी तक। महाजनपद यानी महात्मा बुद्ध से लेंगे महात्मा गांधी तक खत्म करेंगे। महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा गांधी तक। और महात्मा गांधी आजादी के बाद मरे हैं 30 जनवरी 1948 को। तो महात्मा गांधी तक लेके मतलब सीधा समझिए आजाद संविधान निर्माण तक पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो सबसे बड़ा सेक्शन ये है। तो लेखन कला के आधार पे बांटा किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। अब इसको भी बांटे। यहां तक समझ में आया पहले कि ना आया? इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इधर का झोला में अलग समेट के निकल जाइए। फिर इधर नया लफड़ा लाया किसने? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बोला हम किस आधार पे बांटेंगे? हम किस आधार पे बांटेंगे? लेखन कला के आधार पे, लिखने की कला के आधार पे। तो बोला जिस समय का मानव लिखना पढ़ना जानता था। कौन सा काल? मेरा उंगली मत देखिए, मेरा बात सुनिए। हम क्या बोले हैं? जिस समय का मानव पढ़ना लिखना जानता था, जिस समय का मानव पढ़ना लिखना जानता था, आदि ऐतिहासिक काल। लेकिन वर्तमान समय का मानव उस चीज को आज तक पढ़ पाया नहीं है। तो कौन सा काल? आदि ऐतिहासिक काल। उस समय का मानव जो पढ़ना लिखना जानता था, और हम लोग आज पढ़ भी लिए। जैसे राजा अशोक के बारे में, उसकी बीवी का भी नाम बताएंगे। लेकिन पाषाण काल में जो मानव रहता था उसका बीवी क्या, उसका खुद नाम पता नहीं है। क्या हमको लिखित कहीं मिला ही नहीं है। जब लिखना पढ़ना नहीं है जानता, कोई किताब कॉपी भी तो नहीं लिखा होगा, नहीं कोई पत्थर पे लिखा होगा। तो अशोक सब जो राजा था, अशोक राजा सब अपना नाम सब पत्थर पे लिखवाता था। हम लोग पत्थर धरती के अंदर से मिलता है, खुदाई करने के बाद लिखा है अशोक, तब हम उसको क्या कर पाते हैं? पढ़ पाते हैं। मतलब सीधा का सीधा बात है, जिस समय के मानव पढ़ना लिखना जानते थे और लिखित साक्ष्य मिला भी है और हम लोग सफलतापूर्वक पढ़ भी लिए, उसको कौन सा काल? ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। अब सबसे पहले पढ़ना इनको प्राग ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे कौन सा काल? पाषाण काल। फिर ये खत्म जैसे होगा फिर पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और फिर जैसे होगा फिर महाजनपद का काल प्रारंभ करेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो एक एक दिन का चैप्टर है, टेंशन लेना है नहीं, ज्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं। अगला आइए सबसे पहले पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम? पाषाण काल का। और प्राग ऐतिहासिक काल का जनक भी किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। और पाषाण काल का भी जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कहा है कि इसी को सबसे पहली बार हमारे भारत में एगो कुल्हाड़ी मिला था, पत्थर था, 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। इसको तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु में एक जगह है, उस जगह का नाम है पल्लवरम। जगह का क्या नाम है? पल्लवरम। पल्लवरम से इसको पत्थर का एक कुल्हाड़ी मिला था। और तभी
तभी से जब मिला ना कुल्हाड़ी, तभी से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने बोला कि भारत का भी इतिहास क्या है, बहुत पुराना है, यहाँ भी मानव निवास करते थे। इसी वजह से उन्होंने भारत के इतिहास में क्या लेना प्रारंभ किया, इंटरेस्ट लेना प्रारंभ किया और इतिहास का क्या किया, विभाजन किया। तो पाषाण काल का जनक कौन, रॉबर्ट ब्रूस फुट। प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो काहे कहते हैं, ताकि इसी को सबसे पहली बार, पाषाण माने भी जस्ट पता है ना, पत्थर, पाषाण माने पत्थर। तो सबसे पहली बार पत्थर का औजार मिला था किसको, रॉबर्ट ब्रूस फुट को 1863 ईस्वी में। कब मिला था, 1863 ईस्वी में। अंग्रेज था, हमारे यहाँ अंग्रेज रहते थे, और इन्हें क्या किया, तमिलनाडु में जब खुदाई करवाया, खुदाई करने के बाद इसको धरती के अंदर से क्या मिला, एक कुल्हाड़ी मिला, वो भी पत्थर का। और उसका आयु जब पता किया तो पता चला इसका आयु लगभग बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, 10,000 साल से पहले का है। 10,000 BC से क्या है, पहले का है। इसका मतलब साफ है प्रागैतिहासिक काल का है। किस काल का है, प्रागैतिहासिक काल का, यानी अति प्राचीन है। मानव जिस समय में पत्थर का ही प्रयोग करता था उसी काल का है। तो पाषाण काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट, प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट क्यों कहते हैं, काहे कि इनको एक क्या मिला था 1863 में, तमिलनाडु में एक जगह, उस जगह का क्या नाम है, पल्लवरम। पल्लवरम से इसको क्या मिला था, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली थी। अब चलिए, पाषाण काल को भी हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। दिमाग में लोड लेने ना, समझ गए। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में। सबसे पहला कौन सा काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के बाद कौन सा, नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम पाषाण काल को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और इस सब का अध्ययन किसके अंतर्गत, पाषाण काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, पाषाण काल का। और पाषाण काल किस काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। शुरुआत से लेके, जब से पृथ्वी बना, शुरुआत से लेके 10,000 BC तक का काल का अध्ययन जो करेंगे, किसमें करेंगे, पूरा पाषाण काल में। 10,000 BC से 5500 BC तक के काल का अध्ययन हम किसमें करेंगे, मध्य पाषाण काल में। और 5500 BC से लेके 2500 BC तक के काल का अध्ययन हम किसमें करेंगे, नव पाषाण काल। हम बोले थे 2500 BC के बाद कौन सा काल प्रारंभ, आदिऐतिहासिक। आदिऐतिहासिक माने हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ रहा है। पूरा पाषाण काल शुरुआत से लेके कहां तक, 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल कहां से कहां तक, 10,000 BC से 5500 BC तक। और 5500 BC से लेके 2500 BC तक का काल कौन सा काल, नव पाषाण काल। कौन सा काल, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। लिख लिए, एकदम लिखिए, पूरा छापिए, समझ गए। हम कहते हैं ना, समझने वक्त यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं बाद में फिर कहिएगा कुछ दिन बाद इतिहास भी बोरिंग सब्जेक्ट है। पढ़ाने वक्त लिखना बिल्कुल नहीं है, समझ गए। बोलिएगा स्लाइड है ही, सर शेयर करते हैं ना, जब सर शेयर कर ही देते हैं तो फिर जरूरत तो नहीं पड़ता है हमको, और अब ज्यादा चीज लिख देंगे, एक को बात बोलेंगे पहले लिख देंगे, ठीक। चलिए देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। शुरुआत से 10,000 लिखे जी, हाँ ठीक है, 10,000 से 5500। अब चलिए पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं पहले, फिर पढ़ेंगे मध्य, फिर पढ़ेंगे नव। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा डाली लटकते जा रहा है नहीं जी। कुछ ना, एक बार मेरे साथ बोलिएगा, सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। सुनिए, हम पूछेंगे, देखिए पढ़ा दिए हैं, स्लाइड में निकालेंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब आप बोलिए, शुरुआत से लेके कब तक, शुरुआत से लेके 2500 BC तक प्रागैतिहासिक, और 2500 BC से लेके 600 BC कौन सा, आदिऐतिहासिक। और 600 BC के बाद आधुनिक काल तक, आजादी तक, कौन सा काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम,
पाषाण काल का। इसका अध्ययन पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा और वैदिक, हड़प्पा और महाजनपद काल के बाद कहाँ अध्ययन करते हैं? ऐतिहासिक काल में। अब पाषाण काल था, पाषाण काल शुरुआत से लेके 2500 BC तक पाषाण काल है ना। अब पाषाण काल को भी हम क्या भाग में बांटे हैं? 3 भागों में। सबसे पहले पूरा माने पुराना पाषाण काल। पूरा माने होता है क्या? पुराना, पुराना पत्थर काल, पूरा पाषाण काल। समझ गए? पूरा पाषाण काल शुरुआत से लेके 10,000 तक, शुरुआत से लेके कब तक? 10,000 तक पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण के बाद बीच का मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 5500 तक, 10,000 से लेके 5500 तक। और उसके बाद नव पाषाण काल। कौन सा काल? नव पाषाण काल 5500 से 2500 तक। उसके बाद तो आज ऐतिहासिक आ जाएगा ना। चलिए यहां तक तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब शुरुआत से 10,000। देखिए ये काल जो है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको जो मिला है ना, सबसे पहले इसको समझिए, इतिहास समझते कैसे, इतिहास लिखा कैसे जाता है। इतिहास लिखने का 3-4 स्रोत है। सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा है साहित्य, दूसरा क्या है? साहित्य। तीसरा आता है मृदभांड, तीसरा आता है क्या? मृदभांड। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्य, मृदभांड। मोटे तौर पे 3 चीज आते हैं, यही तीनों चीज सब चीज समाहित कर लिया। पुरातत्व मतलब होता है पुराना तत्व, पुराना। और पुराना तत्व कहां में मिलेगा? आसमान में। कहां में मिलना चाहिए? धरती के अंदर। साहित्यिक स्रोत में जितना भी पुस्तक है, अगर कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए, देखिए आज के मानव का इतिहास लिखाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए भागलपुर में जोरदार भूकंप आ जाए और हम सब चले जाएं पाताल लोक। कहां चले जाएं? पाताल लोक। मतलब समझ लीजिए हम लोग सारा का सारा ध्वस्त हो जाए। ऐसा होगा ना, मेरे कहने से अगर होता ना, हम सबसे पहले यही बोलते सबका सिलेक्शन होगा। अगर मेरे कहने से हो जाता ये चीज, ऐसा नहीं मानेगा सर सारे धरती डूब जाए, ऐसा नहीं, मेरे कहने से हम समझा रहे सिर्फ। तो क्या मान लीजिए पूरा का पूरा भूकंप आ जाए और जोरदार भूकंप हो जाए, पूरा का पूरा मानव का क्या हो जाए? इस भागलपुर से नाश हो जाए। और 100 साल बाद, 100 साल बीत जाए और इस पृथ्वी पे भागलपुर में एक भी आदमी रहने नहीं आए, तो धीरे धीरे जितना भी आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पंखा का, डिजिटल पैनल का, मेरे घड़ी का, आपका मोबाइल का सारा धरती के अंदर दब जाएगा। क्या दबेगा अथवा या नहीं? दब जाएगा। सर का बैनर भी दबेगा, बैनर में दबेगा, सर का बैनर भी दबेगा, DTA क्लासेस का सारा दब गया। 100 साल बाद मानव आया इस धरती पे, और मानव को जो 100 साल बाद मानव आया, सोचा हम क्या बनाएंगे? नल जल योजना बनाएंगे और नाली खोदेंगे, सबके घर में नल देंगे। समझ गए? तो वो क्या करने लगा? JCB से खुदाई करने लगा। और जब खुदाई करने लगा ना, तो सर का पोस्टर मिला, घड़ी मिला, माइक मिला, आपका नौक का ही मिला नथुनी, आपके हाथ का चूड़ी मिला। हड़प्पा में पढ़ाएंगे, लिपस्टिक मिला है, टेंशन का ले रहे हैं, सब चीज। आप जितना चीज इस्तेमाल करते हैं ना, सब धरती के अंदर गया होगा। और खुदाई करने के बाद सब चीज क्या हुआ? मिलते गया, और मिलते गिला। जैसे निकला ना, तो मोबाइल मिला मानव को। वो देखा, बोला अरे आयु पता करो इस मोबाइल का। तो वैज्ञानिक ऐसा अनुसंधान है, बहुत सारा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि निर्जीव चीज का भी आयु पता कर लेता है, पत्थर का आयु पता कर लेता है, वृक्ष का, सब चीज, निर्जीव का भी उसका आयु पता किए। निर्जीव वस्तु का आयु पता करना हो यूरेनियम डेटिंग पद्धति, और सजीव वस्तु का आयु पता करना हो कार्बन डेटिंग पद्धति। समझ गए? कार्बन 14 का, यूरेनियम 238 का। बाकी साइंस में डिस्कस कर लीजिएगा सर से आप ज्यादा। समझ गए? उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा हिंट दे दिए आपको। समझ गए? इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाइएगा तो फिर आपका वही सेक्शन ले लेगा। बाकी इतिहास पे आइए, क्या हुआ? धरती के अंदर से मिला और उसका आयु पता किए, पता चला वो 100 साल पुराना पहले मोबाइल है। तो हम इतिहास लिखे, सबसे पहला पेज में सबसे पहला लिखे, आज से इस पृथ्वी पे जो 100 साल पहले मानव रहता था ना, वो मानव क्या करता था? मोबाइल का इस्तेमाल करता था, वो श्रृंगार करता था। उस समय का मानव कपड़ा भी पहनता था, सूती कपड़ा पहनता था, ऊनी कपड़ा पहनता था, चश्मा भी पहनता था, और चलने के लिए रोड भी बनाया था। हो सकता है रोड बच जाए,
दबेगा ना धरती के अंदर। हो सकता है रोड, रेड आई लाइट, सर का पोस्टर, सोचेगा बीएड वीएड भी कुछ चीज होता होगा, पढ़ेगा। मतलब हम जो आज से 100 साल पहले का मानव जो इतिहास निकालेगा, कहां से निकाला? पुराना तत्व से, जो धरती के अंदर क्या था, दबा पड़ा था। अब क्या होगा, आप जो नोट्स बना रहे हैं वो भी जाएगा धरती के अंदर, आपका बुक जाएगा। अब बुक निकाले, आपका पुस्तक निकाले। पुस्तक कौन सा स्रोत हो गया? साहित्यिक स्रोत हो गया। अब पुस्तक में लिखे हैं आप बहुत सारा चीज। हो सकता है आप अपने मम्मी पापा का नाम लिखे हो, आपका आईडी कार्ड मिले, आपके आईडी कार्ड में सब चीज लिखा है, ओ फलाना नाम का वो आदमी था, तो लिखा गया, साहित्यिक स्रोत हुआ ना। मृदभांड माने होता है मिट्टी का बर्तन। मृदभांड माने क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। अभी अगर कुछ भूकंप ऐसा आए तो मिलेगा एल्युमिनियम का बर्तन, बहुत सारा बर्तन होता है, कांसा का बर्तन, कुकर मिलेगा। तो बोलेगा उस समय के लोग जो थे धातु विज्ञान से ज्यादा परिचित थे, धातु ज्यादा बारे में जानते थे, सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, तरह तरह के धातु के बारे में क्या करते थे, जानते थे। तो हम जब अभी खुदाई करते हैं, धरती अंदर से मिलता है मिट्टी का बर्तन, तब ना हम कहते हैं कि प्राचीन काल के मानव क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। बस वही इतिहास है, और कुछ इतिहास है नहीं। हमको धरती के अंदर से जो मिला उसी आधार पे लिख दिए। अब धरती के अंदर मान लीजिए भूकंप आया था, तो धरती के अंदर से एक बार जेट प्लेन नहीं मिला, प्राइवेट जेट नहीं मिला। उस समय का लोग नहीं बोलेगा, उस समय के लोग जो थे प्राइवेट जेट का प्रयोग करते नहीं थे, बोलेंगे कि ना। बस इतिहास लिखा गया इसी आधार पे, जो चीज मिला उसको बोला हाँ ये चीज हुआ, जो चीज नहीं मिला। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा ना, अधूरा है। आप कहिएगा सर गौतम बुद्ध के नौनी का नाम बता दीजिए, हम क्या, हमारे इतिहास जो प्रोफेसर है ना वो भी नहीं बता पाए, काहे कि कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन तो आपका सही है ना। आप बताइएगा कि गौतम बुद्ध के 7 पुस्तक का नाम बताइए, तो हम क्या, कोई नहीं बता पाएगा, काहे कि इतिहास में उस चीज का साक्ष्य मिला ही नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो प्राचीन भारत कहने के तौर पे अधूरा है, काहे कि इसको पर संपूर्ण जानकारी है नहीं। प्राचीन भारत जब पढ़िएगा ना, तो अलग अलग बुक पढ़िएगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग हिस्ट्री मिलेगा, अलग अलग जगह आपको क्या मिलेगा, अलग अलग हिस्ट्री मिलेगा, अलग अलग। एक बार बुक पढ़ के देखिएगा। आपको बुक पे विश्वास करना, एक के बुक पे, एनसीईआरटी पे, किस पे विश्वास करना है? एनसीईआरटी पे, और वही मान्य होगा सरकार के घर में। बाकी आप इधर कुत्तो बुक पढ़ लीजिए, उसका मान्य होगा नहीं, तो आपका मान्य होगा सिर्फ और सिर्फ। तो इतिहास लिखाने का, इतिहास के जो स्रोत है पुरातात्विक, साहित्यिक और मृदभांड, इस सारे के सारे, मृदभांड भी आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य में, मोटे तौर पे यही दो है, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो इसका इतिहास लिखा गया कि नहीं, समझ गए? तो पूरा पाषाण काल कल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल कल पढ़ेंगे, और नव पाषाण काल कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। इससे आगे पढ़ते हैं पॉलिटी।